हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डी कोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने ये तय किया था कि शुक्रवार से हम लोग मेंस के एक्सक्लूसिव क्लासेस की शुरुआत करेंगे, जो कि हमारा एक अप्रोच है यूपीएससी 2024 को अप्रोच करने का। और इस संदर्भ में हम लोग गवर्नेंस का जो पार्ट है, जो एक्सक्लूसिवली मेंस में आता है, इससे शुरुआत करेंगे। और गवर्नेंस में जो पहला चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा, जो पहला चैप्टर है उसका नाम है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड interventions in various sections। इसके साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की मीनिंग को समझेंगे, इसके अलग अलग इश्यूज़ को देखेंगे और इन इश्यूज़ को कैसे ठीक किया जा सके, वे फॉरवर्ड क्या है, ये भी हमें समझना होगा। तो एक चैप्टर को हम लोग इस तरीके से समझेंगे और इसके सब पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या डायमेंशन में एक चैप्टर किस तरह से एक चैप्टर के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, पहले हमें उसे समझना पड़ेगा। यूपीएससी की खासियत यह है कि वो आपसे मेंस में जब क्वेश्चन पूछता है तो वो आपसे मल्टीपल डायमेंशंस के बारे में आपको पता हो, ये एक्सपेक्ट करता है। तो स्वाभाविक रूप से अगर हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं या हम लोग उसके इश्यूज़ के बारे में या मीनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो इसके मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट के सवाल पूछेंगे आपसे, और वो आपसे एक्सपेक्ट भी करेंगे कि आपको ये सब पता होगा। तो ये जो पहला चैप्टर है गवर्नेंस का, इसको हम लोग किस तरीके से बाइफरकेट करेंगे इनटू डिफरेंट सब हेड्स, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके जो सब हेड्स हैं उसमें सबसे पहला जो इशू है वो है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट पॉलिसी या पब्लिक पॉलिसी ये क्या होती है, तो मतलब इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है, और उसी के साथ साथ एक छोटा सा इंट्रो देंगे। जो दूसरा पार्ट होगा दोस्तों, उसमें हम लोग बात करेंगे कि ये जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, इसका नेचर कैसा होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये कैसी होती है। तीसरा जो एस्पेक्ट होगा इस पहले चैप्टर का वो है क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं जब भी पब्लिक पॉलिसी को बनाया जाता है या पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद जिस तरह से सोसाइटी में प्रगति आती है, चेंजेस आते हैं, उसी तरीके से आइडियोलॉजी में भी परिवर्तन आता है। तो आइडियोलॉजिकल परिवर्तन के साथ साथ पॉलिसीज़ में उसका रिफ्लेक्शन दिखता है कि नहीं दिखता है, ये भी एक एस्पेक्ट है जो हमें समझना पड़ेगा। और इस चीज़ को हम लोग समझेंगे नियो लिबरल पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट। और कहाँ से यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, हम लोग पहुँचे हैं प्लानिंग से। सो प्लानिंग इन इंडिया इज एज इंपॉर्टेंट एज द न्यू लिबरल पैराडाइम शिफ्ट या पैराडाइम डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है क्या क्या लैक्यूनाज हैं। अगर हम लोग बात करें लैक्यूना यानी कि प्रॉब्लम, गैप्स, पॉलिसीज में क्या क्या होता है, लैक्यूनाज इन दी इंडियन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। तो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या गैप्स हैं, क्या क्या लैक्यूना है, हमें ये समझना पड़ेगा। और इसी के साथ इसी के कंटिन्यूएशन में दो पार्ट्स में और डिवाइड किया जा सकता है, और वो होगा कि इसकी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग द पब्लिक पॉलिसी। और उसके साथ साथ चैलेंजेस और उनकी इवैल्यूएशन, जिससे पब्लिक पॉलिसीज और ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। तो इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी हमें ये भी समझना है। इसके अतिरिक्त कुछ और इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं, जैसे कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्या होती है। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्या होती है एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ ही साथ जो इस चैप्टर का अंतिम सब हेड या सब पार्ट आप कह लीजिए, वो होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी जो ओरिजिन है,
जो इसका एम है वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में अभी तक हम लोग को इतना समझ आ चुका है कि पहले चैप्टर को गवर्नेंस में कितने अलग अलग प्रकार से अलग अलग डायमेंशंस में पढ़ने की आवश्यकता है। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये एक ऐसा चीज़ है जो शायद आप लोग पहली बार देख रहे हो कि किस तरीके से एक ही चैप्टर को इतने सारे सबहेड्स में बांटकर हम पढ़ाई को और ज़्यादा इफेक्टिव करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ हम लोग शुरू करेंगे पब्लिक पॉलिसी और इसकी मीनिंग और इंट्रो के साथ। तो वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं पब्लिक पॉलिसी और उसकी डेफिनेशन के साथ। देखिए, पब्लिक पॉलिसी जो है दोस्तों, उसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि ये गवर्नमेंट के वो डिसीजंस हैं जो कि एक रिजल्ट है उनके एफर्ट्स का। जो भी एक सरकार एफर्ट्स लेती है उसी का ऊपर बेस करके कुछ डिसीजंस लेती है, जिसको हम लोग पॉलिसीज़ के नाम से जानते हैं। और ये जो डिसीजंस ले रही है इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव होता है जिसको अचीव करना होता है। तो इन सिंपल वर्ड्स पब्लिक पॉलिसी का डेफिनेशन ऐसा लिखा जा सकता है कि दीज आर गवर्नमेंट डिसीजंस दैट आर द रिजल्ट of the efforts which are undertaken by the government to achieve certain specified goals and objective। ठीक है, अब इसका नेचर कैसा है? स्वाभाविक रूप से ये पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, इसका एक गोल होगा। पब्लिक पॉलिसी बनाने से पहले ही एक गोल दिमाग में रहता है। दिस इज व्हाट इट इज सेड इन द डेफिनेशन ऑल्सो कि एक स्पेसिफाइड गोल है जिसको अचीव करना है, तो गोल ओरिएंटेड होता है। कलेक्टिव एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कोई एक का रोल नहीं होता है पब्लिक पॉलिसी में। अगर कोई प्लानिंग डिवीजन में है तो कोई इसको एग्जीक्यूट भी कर रहा है। एग्जीक्यूशन में भी अलग अलग लेवल्स के होते हैं, कोई स्टेट में कर रहा है, कोई सेंटर में कर रहा है, तो अलग अलग पायदान में इसके इफेक्ट्स दिखते हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर हम लोग ये समझ जाएं कि पब्लिक पॉलिसी का नेचर जो है वो कलेक्टिव एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, इसका मतलब ये है कि कोई एक हाथ नहीं है, कोई एक सर नहीं है, बहुत सारी सर हैं, बहुत सारे सर हैं, बहुत सारे हाथ हैं जो गवर्नमेंट मशीनरी को रन कर रहे हैं। उनके एक्शंस के बेसिस पे ही पब्लिक पॉलिसी का सक्सेस या फेलियर डिपेंड करता है। इसके अलावा पार्टिसिपेटरी और कंसल्टेटिव है। इसका मतलब यह है कि जितने सारे लोग या जितने सारे स्टेक होल्डर्स किसी भी पब्लिक पॉलिसी के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, उन सब से पूछताछ करके, उन सब से कंसल्ट करके, उन सब की कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन से ही एक पब्लिक पॉलिसी बनती है। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पब्लिक पॉलिसी या एक किसी भी तरीके का लॉ या पॉलिसी निकाल रही है, तो उसकी एक ड्राफ्ट बना करके पब्लिकली उसको डिस्क्लोज कर देती है और पब्लिक से डिमांड करती है कि आप लोग अपनी राय इस पर्टिकुलर पब्लिक पॉलिसी के बारे में दीजिए। कई बार इस चीज़ को वाइट नोटिस भी बोलते हैं। तो ये वाइट नोटिस दे करके या नोटिस इशू करके या एक वाइट नोट दे देते हैं, ओपन नोट दे देते हैं कि ये है हमारी पब्लिक पॉलिसी सरकार की आम, और सरकार आपको इनवाइट कर रही है कि आप अपने बारे में, अपनी राय के बारे में अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉलिसी कुछ बातें आप बताएं, जिससे आपको भी लगेगा कि इट इज़ अ गवर्नमेंट विच बिलीव्स इन पार्टिसिपेटरी एंड कंसल्टेटिव वे ऑफ क्रिएटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग और मेकिंग पब्लिक पॉलिसीज। ये काफ़ी डायनामिक होती है, बट ऑब्वियस है क्योंकि पब्लिक पॉलिसी का जो गोल है वो यही है कि जो रेलेवेंट इश्यूज़ हैं उसको डील करें। तो अगर रेलेवेंट रहना है तो इट हैज़ टू बी डायनामिक। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो है फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। इसका मतलब यह है कि जितनी सारी पब्लिक पॉलिसीज़ हैं उनको बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो आने वाले समय को देख कर बनाई जाती है। इट इज़ ऑलवेज प्रोग्रेसिव एंड प्रोस्पेक्टिव। ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। आज अगर पब्लिक पॉलिसी बन रही है तो आने वाले समय को दिमाग में रखकर बनाई जा रही है। आपके पास्ट के बारे में सोच करके पब्लिक पॉलिसीज नहीं बनाई जाती हैं। लास्ट जो पॉइंट है नेचर में वो है कोई भी पब्लिक पॉलिसी डिस्क्राइब कर देता है गवर्नमेंट के कंसर्न्स क्या हैं। जैसे सरकार एक पब्लिक पॉलिसी लेके आती है अबाउट राइट टू एजुकेशन, तो इसका मतलब यह है कि सरकार का कंसर्न है कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना। ये कंसर्न, ये सरकार की जो इच्छाएं हैं वो डिस्क्राइब कर देता है उसकी पॉलिसीज कैसी हैं। अब बात करते हैं इसके कितने प्रकार हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ प्रकार लिख रखे हैं। जैसे सब्सटैंटिव पॉलिसीज़, ये वो पॉलिसीज़ होती हैं जो कि अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में संपूर्ण है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे एजुकेशन पे एक पॉलिसी बनानी है तो राइट टू एजुकेशन अपने आप में संपूर्ण है, सब्सटैंटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है? ऑन दी अदर हैंड ये इंटेंड करता है एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। तो ये जो एजुकेशन था, सब्सटैंटिव वाला था, इसका कहीं हद तक नेचर जो है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो रहा है कि 8 से 14 साल के सभी बच्चे इसको अवेल कर सकते हैं। जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज की बात है, इसका इंटेंशन ही ये है कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करेंगे, पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं इन अ सोसाइटी। से फॉर एग्जांपल, हम लोग जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स में राशन देते हैं तो किसके लिए है वो?
वो बीपीएल के लोगों के लिए, बीपीएल कैटेगरी में जो लोग हैं। तो एक पर्टिकुलर इंटेंडेड ग्रुप है हमारे पास, इसको कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज। रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज क्या होती है? जब हम लोगों ने पहली बार पीडीएस को लॉन्च किया था तो हम लोगों को पता चला था कि इसमें कुछ खामियां हैं, बहुत सारे ऐसे इंटेंडेड टारगेट्स हैं जो कि एक्सक्लूड हो जा रहे हैं या कोई घोटाले की वजह से एक्सक्लूड हो जा रहा है। तो हम लोगों ने पीडीएस को ही कन्वर्ट करके टारगेटेड पीडीएस बनाया। तो ये भी जो है, ये आप रीडिस्ट्रीब्यूट करो। यू आर अटेम्प्टिंग टू ब्रिंग अबाउट सर्टन फंडामेंटल सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस फॉर सम बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज। इसके अंदर टारगेटेड पीडीएस आ सकता है, इसके अंदर भारत सरकार का जैम ट्रिनिटी आ सकता है, जैसे कि जनधन योजना, आधार, मोबाइल, इसकी जो कॉम्बिनेशन से जैम ट्रिनिटी बनाई गई थी, वो भी एक अहम हिस्सा बन सकता है एज एन एग्जाम्पल। रही बात कैपिटलाइजेशन पॉलिसी, इसका मेन उद्देश्य ये है कि सरकार चाहती है कि फाइनेंशियली असिस्ट करें, तो सरकार चाहती है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए। और ये चीज़ जो है, इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे सरकार का मुद्रा योजना है। सरकार चाहती है कि आपको सस्ते में लोन मिले ताकि आप अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं, बेसिकली माइक्रो फाइनेंसिंग। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में लिखेंगे आप, इससे फ़ायदा होता है। रही बात रेगुलेटरी पॉलिसी की, ये क्या होती है? इट इज़ कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ ट्रेड और बिजनेस, पर्टिकुलरली कीपिंग इन माइंड द सेफ्टी, प्रिकॉशन एंड पब्लिक यूटिलिटीज़। जैसे आरबीआई ये गवर्न करती है सारे बैंक्स को, जैसे IRDAI जो सारे इंडिया में इंश्योरेंसेस को डील करती है कि उसको रेगुलेशन कैसे करें। तो इसका मेन पर्पस ये कि रेगुलेट करेंगे बिजनेसेस को, ट्रेड को कुछ इस तरीके से जिससे हम लोग एक बेसिक पब्लिक यूटिलिटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए सेफ्टी और प्रिकॉशन पे ध्यान दे सकें। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से आपको समझ लेना पड़ेगा कि ये पब्लिक पॉलिसी होती क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं और इसका नेचर क्या है। दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे कि ये पब्लिक पॉलिसीज़ के सामने चैलेंजेस कौन कौन सी हैं जो कि आमतौर पर सरकार को फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रॉब्लम्स आती हैं सरकार के सामने जिसको सरकार पब्लिक पॉलिसी के थ्रू से सॉल्व करने की कोशिश करती है, वो सारे प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बीइंग इन गवर्नमेंट, अगर आपको गरीबी दूर करनी है, इफ यू वांट टू एलिविएट और इरेडिकेट पॉवर्टी, तो क्या सिर्फ पॉवर्टी जो है ये पैसे से ही केंद्रित है, पैसे से ही रिलेटेड है? क्योंकि अगर आप पॉवर्टी को देखेंगे तो ये मल्टी फेसेटेड है, इसके अंदर कई सारे इंट्रिकेट इश्यूज आ जाते हैं। और इसके अंदर जैसे मान लेते हैं हेल्थ केयर के साथ पॉवर्टी का रिलेशन है, एजुकेशन के साथ पॉवर्टी का रिलेशन है, इवन क्लाइमेट चेंज के साथ भी पॉवर्टी का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ पॉवर्टी को दूर करेंगे इन तीनों एरियाज को छोड़कर, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स क्या करती हैं, दे ऑफन डिमांड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव, ये सब शब्द आपको आंसर में लिखना है, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस। ये एक मेजर चैलेंज है। फिर समझते हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ये क्या होता है? क्या कि बहुत सारे लोग आते हैं पब्लिक पॉलिसी के अंदर। इट इज़ नॉट ओनली द गवर्नमेंट, इवन द सिविल सोसाइटीज, द प्राइवेट कंपनीज, द गवर्नमेंट इटसेल्फ, द मार्जिनल ग्रुप्स, या जितने सारे लोग हैं, पॉपुलेशन, माइनॉरिटीज, सब लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो पब्लिक पॉलिसी आएगी वो सब पे अप्लाई होगी। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हैं, जैसे गवर्नमेंट तो है ही, इसके साथ प्राइवेट प्लेयर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, इसके अलावा देखिए मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप्स होती हैं वो भी हैं। तो इतने सारे लोगों के इंटरेस्ट जो हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को बैलेंसिंग द इंटरेस्ट, डिफरेंट इंटरेस्ट रादर, ये एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है पब्लिक पॉलिसी के लिए। तीसरा जो बहुत ही आसान सा चीज़ है वो है कि पब्लिक पॉलिसी में आपको चाहिए पैसा या लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं ये एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो कि आपको इवेंचुअली आपकी पॉलिसी को फॉर्मेशन में भी इम्पैक्ट डालता है और इम्प्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि रिसोर्सेज की अभाव, रिसोर्सेज का कमी है। ठीक है, तो ये चीज़ भी सिंपल है। इसके अलावा देखिए पॉलिटिकल डायनामिक्स, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कई बार हम लोग पब्लिक पॉलिसीज बनाते हैं वो कि नॉर्मली पब्लिक को दिमाग में रख के बनानी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस देखे जाते हैं। जैसे अभी हम लोग एक अच्छी पॉलिसी निकालते हैं क्योंकि सामने इलेक्शन आ रहा है, तो जब भी इलेक्टोरल साइकिल को दिमाग में रखते हुए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को दिमाग में रखते हुए, पॉलिटिकल कंसिडरेशन के साथ कोई पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है, तो वो एक्चुअली में एक पब्लिक पॉलिसी नहीं है बल्कि वो एक पॉपुलिस्ट मेजर है। तो यहाँ पे आपको पॉपुलिस्ट मेजर इससे दूर हटना है, ये नहीं चाहिए हमें पॉलिटिकल डायनामिक्स अगर चाहिए भी तो इसके अंदर हम लोग ये लिख सकते हैं कि एक पॉलिटिकल विल चाहिए, हमें पॉलिटिकल विल चाहिए कि हाँ हमारा उद्देश्य ये है कि हम समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। ये नहीं कि हम कुछ ऐसे मेजर्स ले लें जो कि पॉपुलिस्ट है, जिसका इफेक्ट और आउटकम हमें इलेक्शन में दिखने को मिले। तो निस्वार्थ तरीके से पॉलिसी मेकिंग भी अपने आप में एक चैलेंज है। और रही बात इंप्लीमेंटेशन गैप की,
ये चीज़ कुछ ऐसी है कि बहुत सारे लोग जो इम्प्लीमेंटिंग एरिया में काम करेंगे, जिसको इम्प्लीमेंट करना होगा, वो लोग नॉर्मली ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। अब ये ब्यूरोक्रेट्स का प्रॉब्लम क्या है कि ब्यूरोक्रेट्स का प्रॉब्लम क्या है कि इनकी इफेक्टिवनेस जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होती है? एक्सेसिव रूल्स, रेगुलेशन, रेड टेपिज्म, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ होती है। करप्शन में कॉम्प्रोमाइज़ होती है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज, इसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो इससे क्या होता है? पब्लिक पॉलिसीज बन तो जाती हैं लेकिन इंप्लीमेंट ढंग से नहीं हो पाती। तो और ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हो या स्टेक होल्डर मैनेजमेंट हो, लिमिटेड रिसोर्सेज, पॉलिटिकल डायनामिज्म, इंप्लीमेंटेशन गैप, ये सारे के सारे कुछ मेजर चैलेंजेस हैं जिसको फेस करना पड़ता है सरकार को वाइल मेकिंग अ पब्लिक पॉलिसी। अब बात करते हैं, ये पब्लिक पॉलिसी का एक साइकिल है जो हमने यहाँ पे लिख रखा है येलो कलर से, आप लोग देख पा रहे होंगे कि उसकी एक लाइफ साइकिल है। कैसी होती है कि सबसे पहले पॉलिसी का फॉर्मुलेशन हुआ, दिस इज स्टेज नंबर 1। उसके बाद उस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, स्टेज नंबर 2। फिर अडॉप्ट किया गया मतलब पब्लिक के सामने जो व्हाइट पेपर रखा गया, यहाँ पे व्हाइट पेपर का कॉन्सेप्ट आ सकता है, व्हाइट पेपर, व्हाइट नोटिस, जो भी आप कहें, इसको प्लेस किया गया। पब्लिक का भी रिएक्शन इसके प्रति अच्छा आया, तो उसके बाद तीसरा स्टेज आता है कि अब पब्लिक भी साथ है तो पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है, तो वो भी हो गया। अब पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के बाद आपको क्या करना है? उसकी इवैल्यूएशन करनी है कि क्या ये सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट इज योर 4th स्टेज। और करते वक्त आपको जितनी सारी प्रॉब्लम्स उसमें आपको देखने को मिलेगी इन इंप्लीमेंटेशन, उसको आपको मेंटेनेंस में भी लगाना है। तो पॉलिसी मेंटेनेंस वुड बी द नेक्स्ट टास्क, दैट इज 5th। अब मान लेते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि मेंटेनेंस के बाद भी ठीक नहीं हो रही हैं, या कुछ इश्यूज फिर भी रह जा रहा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें एक दूसरी पॉलिसी बनानी पड़ेगी विच विल बी कंप्लीटिंग आवर साइकिल। आई होप ये समझ में आ गया सबको। कोई भी इशू होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब बात करते हैं हम लोग कि पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया इन जनरल, उसका प्रोसेस क्या है पॉलिसी फॉर्मुलेशन का। देखिए, इंडिया ने जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल को या प्लान्ड इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल को इंडिया ने चूज़ किया था। कहाँ से ये लिया गया है? ये यूएसएसआर से लिया गया है। स्वाभाविक सी बात है, इसके अंदर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी काफ़ी लैगिंग थी, बहुत ही ख़राब थी, जिसके लिए हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये बनी कि हमें प्रोडक्शन और आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा। एक यही तरीका है, दैट वाज आवर फोरमोस्ट प्रायोरिटी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारी जो कंट्री है वो कंप्लीटली एग्री बेस्ड थी उस समय, एग्री बेस्ड कंट्री है। अब एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्रीज में अगर आप लोग आउटडेटेड टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपका ग्रोथ उतना बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए मॉडर्नाइजेशन के अंदर आपको लिखना है या समझना है, एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी आउटडेटेड टूल्स का इस्तेमाल करती थी। इसीलिए हम लोगों को ऐसा लगा कि देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर मैकेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, एंड देयरफॉर हम लोग का पूरा फोकस शिफ्ट होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। ये वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो कि एडवांस्ड टूल्स देगी या बनाएगी, जिसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे एग्रीकल्चर में, जिससे हमारा मैकेनाइजेशन होगा। और इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे होगा कि फार्मर्स को इनकम बेहतर मिलेगा क्योंकि उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ये मेन एजेंडा है, दिस इज द फ्लो चार्ट, दिस इज द आइडिया बिहाइंड मॉडर्नाइजेशन और फोकसिंग ऑन मॉडर्नाइजेशन और फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो बात है वो है सेल्फ रिलायंस। देखिए, हम लोग का एक बहुत लंबा चौड़ा कॉलोनियल हिस्ट्री है जहाँ पे हम लोगों का सिर्फ शोषण किया गया है। तो हमारे जितने सारे नेशनलिस्ट थे, हमारे जितने सारे देश के नेशनलिस्ट थे, ये हमेशा चाहते थे कि हमारा देश अब आगे जब नेशन बिल्ड हो रहा है तो हम लोग किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। वी वांट टू बी लेस डिपेंडेंट ऑन द वर्ल्ड आउटसाइड, हमें सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा। तो सेल्फ रिलायंट की वजह से कई सारी पॉलिसीज और 5 ईयर प्लान्स बने। मोस्टली प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान्स हमारे प्राइमरी सोर्स बने गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग की। टारगेट क्या है? सेल्फ रिलायंस को अचीव करना। क्यों? क्योंकि हम लोग दूसरे किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम डिपेंडेंट आज हो जाएंगे तो उसका इफेक्ट कितना गंभीर हो सकता है। आखिरी जो चीज़ है वो है इक्वालिटी। एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज फेसिंग मेनी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनइक्वालिटी को दूर करना फ्रॉम ऑल दीज एस्पेक्ट, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उस समय के पॉलिसी मेकर्स को, इस समय के पॉलिटिकल लीडर्स को लगा कि इकोनॉमिक प्लानिंग एक वो तरीका है जो कि इनइक्वालिटी और डिस्पैरिटी को एड्रेस कर सकता है। तो प्लानिंग ही कुछ ऐसी बनाई जाएगी जिससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस अच्छे तरीके से हो, जिससे डिस्पैरिटी और इनइक्वालिटी कम हो जाए। प्लानिंग ही कुछ ऐसे हो कि हमारे पॉलिसी मेकर्स कुछ ऐसा प्लान करें कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। ये सिमिलर चीज़ कई हद तक आपको आर्टिकल 39B और C में देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के। आप इस तरह से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है डेमोक्रेटिक प्लानिंग। हम लोगों ने कुछ देर पहले ही बात करी थी कि इंडिया बिलीव्स इन पार्टिसिपेटरी
पार्टिसिपेटरी एंड कंसल्टेटिव वे ऑफ प्लानिंग। इसके अंदर वही वाइट पेपर या उसको इशू करके पब्लिक से ओपिनियन मांगना, पब्लिक को फील कराना कि आपकी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे ही प्लानिंग्स बन रही हैं। तो थोड़ा सा इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिविटी लगनी चाहिए प्लानिंग में, और वो दिखती है बिकॉज वी बिलीव इन डेमोक्रेटिक प्लानिंग। हम लोग लाइन में आखिरी इंसान को भी मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट में शामिल करना चाहते हैं विदाउट एक्सक्लूडिंग एनीबडी। दैट मेक्स आवर प्लानिंग मोर इंक्लूसिव एंड मोर डेमोक्रेटिक। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होती है। इसमें मैंने लिख रखा है बॉटम अप अप्रोच, यानी कि डिमांड क्या होनी चाहिए सिटीजन्स की अबाउट देयर डेवलपमेंट, अबाउट देयर एस्पिरेशंस, ये सिटीजन से गवर्नमेंट को जानी चाहिए और फिर गवर्नमेंट को उनकी बातें सुन करके एक पॉलिसी बनानी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से एक पॉलिसी बनाए और सिटीजन्स के ऊपर थोप दे। तो टॉप अप या टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज अनडेमोक्रेटिक। बॉटम अप अप्रोच में फायदा यह है कि हम लोग खुद सरकार को बोलेंगे कि हमें ये चाहिए, फिर सरकार हमारी बात सुन करके जितना हो सके उतना हमारे लिए करेगी। सो द प्लानिंग शुड ऑलवेज बी कॉम्प्रिहेंसिव, इट शुड बी बॉटम अप अप्रोच। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है प्रोस्पेक्टिव एंड पर्सपेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव तो समझ में आ ही रहा है कि हम लोग आने वाले फ्यूचर ओरिएंटेड बनते हैं। पर्सपेक्टिव प्लानिंग ये होती है कि आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे पॉलिसीज बनानी चाहिए। आपकी पर्सपेक्टिव क्या है, कितना रिसोर्स बेस बचा हुआ है, उसके दिमाग से मैक्सिमम कितना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में। दिस इज पर्सपेक्टिव प्लानिंग। रही बात फाइनेंशियल प्लानिंग की, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो मेन मकसद है वो ये है कि हमें एलोकेट करना होगा फंड्स, हमें मतलब सरकार को एलोकेट करना होगा फंड्स टू वेरियस सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज, फाइनेंसेस को अवेल करवाना होगा। उसके बाद जो है वो है टिल्ट, सरकार का टिल्ट है टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर एंड रेगुलेटिंग द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि मार्केट फोर्सेस को रेगुलेट करना चाहती है सरकार और पब्लिक सेक्टर्स को सरकार फेवर करती है। इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स इन फेवर ऑफ द पब्लिक सेक्टर। हमारा जो इंडिया का मिक्स्ड इकोनॉमी है, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे तो ये वाला चीज एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके नेगेटिव्स भी हैं, हम लोग बात करेंगे कभी। अब बात करते हैं जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर को काफी हद तक सरकार ने कंट्रोल किया। इट हैज स्टाइफल्ड द ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। कैसे किया है? थ्रू लेजिस्लेटिव मेजर्स, जैसे MRTP, मोनोपोली को रोकने के लिए दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस। मोनोपोली, मार्केट में मोनोपोली आएगी, इसको रोकने के लिए इसको बनाया गया, लेकिन इसकी वजह से इसके नेगेटिव इंपैक्ट इतने हुए कि MRTP को हम लोग आज की तारीख में एक बिग मिस्टेक की तरह कंसिडर करते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं इंडियन प्लानिंग के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अचीवमेंट्स क्या क्या हैं प्लानिंग का? जो अचीवमेंट है इंडिया के लिए वो क्या क्या इंडिया ने अचीव किया है? हम लोग अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है। एक समय था कि हमारी ग्रोथ बहुत कम थी, तो कंजर्वेटिव कुछ लोग कहते थे कि हम लोग हिंदू ग्रोथ रेट में बिलीव करें, 2% 3% हिंदू ग्रोथ रेट हम लोग चल रहा है। सो फ्रॉम हिंदू ग्रोथ रेट टू 1990s का LPG रिफॉर्म एंड देन टू द डबल डिजिट ग्रोथ रेट जो 2002 से 2014 के बीच में घूमता रहा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 14-12 ईयर्स। सो फ्रॉम हिंदू ग्रोथ रेट टू LPG टू द डबल डिजिट ग्रोथ रेट, ये हमारा अचीवमेंट है। अगर हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो एक समय पे 1950s में हमारी टोटल जो कैपेसिटी थी एनर्जी की, दैट वाज अराउंड 2301 मेगावाट, जो कि 2000 साल में जस्ट 50 साल बाद यही 2301 मेगावाट हैज बिकम 97,899 मेगावाट्स। तो इट्स अ बिग जंप। अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो शुरुआत का जो फर्स्ट 2 5 ईयर प्लान्स थे उसका 25% वाज इन्वेस्टेड और आउटलेड इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में हम लोगों ने शुरुआत से ही फोकस करा। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, इन द एरा ऑफ प्लानिंग इंडिया वाज मेड मच प्रोग्रेस। प्लानिंग के समय इंडिया ने बहुत सारा अच्छा खासा प्रोग्रेस साइंस एंड टेक के फील्ड में अचीव कर लिया था। इसीलिए पूरे विश्व में हम लोग 3rd पोजीशन में हैं व्हेन इट कम्स टू स्पेस, व्हेन इट कम्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आखिरी जो पॉइंट है वो है सोशल डेवलपमेंट। ये भी हम लोगों ने अचीव किया। कैसे? हम लोगों ने कई सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब। अब अगर हम उसके इफेक्ट को देखते हैं, उसका आउटकम को देखते हैं, तो देखेंगे कि देयर आर लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द सोशल इंडिकेटर। जैसे मैटरनल मोर्टालिटी रेट कम हो गई है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम हो गई है, हम लोग पोलियो और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों के ऊपर फतेह पा चुके हैं। तो दीज आर सर्टेन अचीवमेंट्स, बहुत मुश्किल से मिला है ये। अब आखिरी जो चीज़ है वो है इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या, फ्लॉज क्या क्या। पहली फ्लॉज ये है कि जितनी सारी ग्रोथ हो रही है, जिस भी फील्ड में हो रही है, जहां पे भी डबल डिजिट की हम बात कर रहे हैं, वो सब IT सेक्टर या टर्शियरी ग्रुप है, जहां पे एम्प्लॉयमेंट का स्कोप अगर आपको चाहिए तो आपको ह्यूमन कैपिटल, पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा। इंडिया में एजुकेशन का स्थिति खराब है, तो जितने सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मैक्सिमम एग्रीकल्चरल फील्ड में है या प्राइमरी सेक्टर में है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी सेक्टर में आता है, उसके बाद अल्पसंख्यक लोग टर्शियरी सेक्टर में जाता है। लेकिन ग्रोथ का GDP में जो कंट्रीब्यूशन है वो टर्शियरी सेक्टर से आ रहा है, यानी कि GDP कंट्रीब्यूशन में टर्शियरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो कम है। इसीलिए जो ग्रोथ आज हम देख रहे हैं वो एक जॉबलेस ग्रोथ है।
जॉबलेस ग्रोथ है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। हालांकि जीडीपी भी बढ़ रहा है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है क्योंकि इट्स अ जॉबलेस ग्रोथ। इनइक्वालिटी जो है पिछले दशकों तक बढ़ता ही जा रहा है। ओवर 22% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आज भी इम्पोवरिश्ड के कंडीशन में ट्रैप्ड है। एग्रीकल्चर की भी अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की भी, तो बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स में इसको प्रायोरिटी में रखा गया था, लेकिन सब 5 ईयर प्लान्स को नहीं रखा गया था। शायद यही एक वजह है जो कि एक फ्लॉ बन के सामने आ रही है कि वी शुड हैव मेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑन द प्रायोरिटी ऑन ऑल दी 5 ईयर प्लान्स। हम लोगों ने फोकस करा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे क्योंकि हमें एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करना है, लेकिन कभी भी हमने प्रायोरिटाइज नहीं किया है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को। अगर इस पर करा होता तो ग्रोथ भी बढ़ता, हेवी एम्प्लॉयमेंट भी मिलता, जो कि नहीं मिला था। इसीलिए आज की तारीख में ये जो मेक इन इंडिया है, ये इसी चीज को फोकस कर रही है, जिससे ग्रोथ भी होगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी होगी, जो कि पिछले पॉलिसी मेकर्स के द्वारा या पॉलिटिशियंस के द्वारा इस चीज पर फोकस नहीं किया गया। अब बात करते हैं प्राइस स्टेबिलिटी की। देखिए, हमेशा से प्राइस इनस्टेबल रहा है इंडिया में, ऊपर से राइजिंग प्राइसेस, मतलब इन्फ्लेशन और इंस्टेबिलिटी, ये दो ऐसे पहलू हैं एक ही कॉइन के जो कि आपकी कंप्लीट इकोनॉमी को फेल कर सकती है। अब ये कैसे होता है, इंस्टेबिलिटी कैसे होती है, इन्फ्लेशन, ये तो हम लोग जब इको की क्लासेस करेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन जिसको समझ में ऑलरेडी आता है उसको समझ में आना चाहिए कि जब भी इकोनॉमी इनस्टेबल हो जाती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली जो आपका उद्देश्य होता है प्लानिंग का वो सब खत्म हो जाता है क्योंकि आप मैनेज नहीं कर पाते हैं। लास्ट जो चीज़ है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए, इतनी सारी प्लानिंग के बाद भी पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है, यानी कि स्टैगनेंट है। अगर आपका आज 2023 में 10 रुपये का महीने का इनकम है और आप 10 साल बाद भी 10 रुपये कमा रहे हैं, तो आपकी इनकम तो स्टैगनेंट है, लेकिन इन्फ्लेशन 10 साल में बहुत बढ़ गया है, तो आपकी वैल्यू कम हो गई उस 10 रुपये की। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा, और इसी वजह से लोगों में इम्पोवरिश्ड की कंडीशन में लोग ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि पर कैपिटा इनकम इज स्टैगनेंट। ऑन द अदर हैंड, इन्फ्लेशन इज केप्ट ऑन राइजिंग। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो समझ में आ चुके हैं भली भांति। नहीं समझ में आएगा तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो को देखें। मुझे लगता है कि 2-3 बार देखने से क्लियर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिएगा। ये हमारी पहली चैप्टर है। पहला चैप्टर में हम लोगों ने पब्लिक पॉलिसी, इसकी मीनिंग और इसके इंट्रो को डिस्कस कर लिया है। हमने पब्लिक पॉलिसी का नेचर और उसके फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं। हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या चैलेंजेस पब्लिक पॉलिसी फेस करती है, और हमने देख लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लैक्यूनाज हैं इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू लिबरलिज्म, उसके साथ साथ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और पब्लिक प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें जो लैक्यूनाज हैं, क्या क्या प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन है पब्लिक पॉलिसी का भारत में, क्या क्या चेंज अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या इवैल्यूएशन हम लोगों ने फेस करा है, ये सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। जो करना है वो है ये 3, पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम और न्यू लिबरल पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट। ये तीनों को हम लोग अगली क्लास में यानी कि सोमवार को डिस्कस करके इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। अभी तक अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, डीकोड आईएएस के इस एफर्ट को प्लीज़ रिकॉग्नाइज करिएगा। होपफुली आपके लिए काम का होगा इन योर एग्जामिनेशन। होपफुली इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय हिंद।